हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं आगरा यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम BD 105 यानी अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन ऑफ स्कूल सब्जेक्ट की आंसर की। तो पेपर के लेवल की बात करें, पेपर का लेवल मतलब एज़ यूजुअल काफ़ी इजी रहा है। तो देख लेते हैं, इसका पहला क्वेश्चन है, एक योजना में निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटक शामिल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सामग्री, उद्देश्य, शैक्षणिक रणनीति, मूल्यांकन प्रक्रिया। अगले क्वेश्चन की बात करें, विषयों का अध्ययन अधिगम किस स्तर पर होता है। डिसिप्लिन आर मोस्टली स्टडीज एट विच लेवल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर है लैटिन, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन का एक प्रकार है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये तीनों ही होते हैं, आधिकारिक, अनुभवजन्य और व्यवहारिक ज्ञान। छात्रों या कर्मचारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही के स्थान पर जिस पद्धति का उपयोग किया जा सकता है उसे क्या कहा जा सकता है। तो उसे वैकल्पिक अनुशासन यानी अल्टरनेटिव डिसिप्लिन हम बोल सकते हैं। कौन सा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो किसी चीज़ के बारे में सोचने या करने का सामान्य तरीका होने पर होता है। Which is an important change that happen when the usual way of thinking about or doing something। तो इसका अभी इसको चलो बाद में देखते हैं। अगला देखते हैं, अंत विषय शिक्षण को बढ़ावा देने की रणनीतियों में से एक है यानी इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग को बढ़ावा देने की। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा है। तो इसका हो जाएगा, ये तीनों ही हैं, ऑप्शन नंबर डी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, लैब साइंस, ये तीनों ही शाखाएं। अगला देखते हैं, सबसे अधिक परस्पर जुड़ा हुआ अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है यानी मोस्ट इंटरलिंक्ड। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुविषयक दृष्टिकोण यानी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। शिक्षण शास्त्र है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहपाठचर्या संबंधी गतिविधियों को पढ़ाने की विधि और अभ्यास। NEP 2020 शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देती है। इस दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ICT यानी कि एकीकरण, ICT इंटीग्रेशन। अगला देखते हैं, NEP 2020 का लक्ष्य किस स्तर से शिक्षा का सार्वभौमिकरण प्राप्त करना है यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक शिक्षा। स्कूल पाठ्यचर्या में अनुशासन संबंधी चुनौतियों पर काबू पाने में शिक्षकों की क्या भूमिका है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आकर्षक और प्रासंगिक पाठ प्रदान करना। अगला देखते हैं, आधुनिक संदर्भ में अनुशासन पारंपरिक अनुशासन प्रथाओं में किस प्रकार भिन्न है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक अनुशासन दंड और नियंत्रण पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। अगला देखते हैं, अनुशासन सामाजिक नैतिकता के साथ कैसे मेल खाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निष्पक्षता, न्याय और दूसरों के प्रति सम्मान को कायम रखकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भावी नेताओं को आकार देने में अनुशासन की भूमिका है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऐसे नेताओं को विकसित करना जो सहयोग, सहानुभूति और नैतिक कार्य लेने का महत्व देते हैं। अगला देखते हैं, NCTE का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका हो जाएगा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि ऑप्शन नंबर ए। गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या के जनक कौन है यानी फादर ऑफ एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम। तो इसका हो जाएगा जॉन डेवी। क्यूरेरे शब्द का अर्थ क्या है, दौड़ का मैदान। तो इसमें दौड़ का मैदान तो नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, NCERT किन कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम तैयार करती है। तो भाई 1 से 12 तक। निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शन कला नहीं है यानी कि विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन परफॉर्मिंग आर्ट। तो इसका हो जाएगा आपका पेंटिंग। पाठ्यचर्या यानी करिकुलम, पाठ्यक्रम की संरचना होनी चाहिए। तो वैसे तो देखिए, इसकी बात करें तो चाइल्ड सेंटर्ड है, लेकिन अगर हम मॉडल्स की बात करें तो सभी मॉडल्स में इसका आंसर उपरोक्त तो सभी दिया हुआ है। ठीक है। PhD स्टैंड्स फॉर यानी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PhD का। एक शिक्षक के लिए विषय का ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन आत्म अनुशासन का उदाहरण है यानी सेल्फ डिसिप्लिन का। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, शिक्षक की बात सुनना, होमवर्क समय पर पूरा करना, समय का पाबंद होना, तीनों ही है।
एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें मुख्य रूप से भारत में किस शैक्षणिक प्रणाली में उपयोग की जाती हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीबीएसई। कौन सा विषय एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों में शामिल नहीं है, यानी कौन सा विषय? तो देखिए सोशल साइंस है, मैथ्स है, साइंस है। देखिए इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको पता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। एनईपी 1986 का उद्देश्य शिक्षा में निम्नलिखित में से किस पहलू को बढ़ावा देना था? तो उपरोक्त सभी तकनीकी उन्नति, समावेशी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण तीनों को बढ़ावा देना था। आधुनिक अनुशासन के संदर्भ में परिणामों की भूमिका क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने और व्यवहार परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए। आधुनिक संदर्भ में अनुशासन का कौन सा दृष्टिकोण अधिक प्रभावी माना जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिनायकवादी और नियंत्रण अनुशासन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे शिक्षा शास्त्र का घनिष्ठ संबंध है? यानी पेडागोजी इज क्लोजली रिलेटेड विद। तो इसका हो जाएगा टीचिंग मेथड, यानी शिक्षण पद्धति, ऑप्शन नंबर सी। पुनर्जागरण काल अक्सर किस संस्कृति और बौद्धिक आंदोलन में रुचि के पुनरुद्धार को प्रवर्धन हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमनिज्म, मानवतावाद। वैज्ञानिक पद्धति ज्ञान प्राप्त करने का एक व्यवस्थित दृष्टिकोण किस ऐतिहासिक काल के दौरान लोकप्रिय हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुनर्जागरण। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी किसे कहा जाता है? तो विलहेल्म वुंड को। किस दार्शनिक को राजनीति, शक्ति और नेतृत्व की जांच करने वाली द प्रिंस पुस्तक आप सभी ने पढ़ी होगी, किसकी है? मैकियावेली की। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आधुनिक संदर्भों में अनुशासन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, यानी प्राइमरी गोल ऑफ डिसिप्लिन? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आत्मनियंत्रण और जिम्मेदारी को बढ़ावा देना। भविष्य की जरूरतों और सामाजिक नैतिकता पर आधारित अनुशासन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहयोगात्मक समस्या समाधान और सहानुभूति। भविष्य की जरूरतों के साथ जुड़ा हुआ अनुशासन व्यक्तिगत वृद्धि और विकास में कैसे योगदान देता है? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, आलोचनात्मक सोच और नवाचार को प्रोत्साहित करके। सामाजिक नैतिकता के संदर्भ में अनुशासन की क्या भूमिका है? तो इसका करेक्ट आंसर है व्यक्तिगत और नैतिक मूल्य, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नैतिक मानक और मूल्यों को बनाए रखना। आधुनिक संदर्भ में अनुशासन का कौन सा दृष्टिकोण अधिक प्रभावी माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है उदार और अनुमोदक अनुशासन। मास्लो का यानी हायरार्की ऑफ नीड, मास्लो के कितने थे? 5। भविष्य की जरूरतों के अनुरूप अनुशासन सकारात्मक सामाजिक वातावरण में कैसे योगदान देता है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहयोग और सहानुभूति को बढ़ावा देकर। वह आयोग जिसने त्रिभाषा सूत्र, कोठारी आयोग, ऑप्शन नंबर ए। मुदालियर आयोग के लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। कोठारी आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? रिपोर्ट की बात कर रहा है तो 1966। ज्ञान का प्रयोग किस साधन के लिए किया जाता है? तो उपरोक्त सभी। कोठारी आयोग ने निम्नलिखित प्रदान करने के लिए एक सामान्य स्कूल प्रणाली अपनाने का प्रस्ताव रखा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समान अवसर। शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा, यानी ट्राइपोलर प्रोसेस किसने कहा है? जॉन डीवी ने। और अगर पूछे बाइपोलर तो एडम स्मिथ। मुदालियर आयोग का प्रथम उद्देश्य क्या था? मुदालियर आयोग यानी कि माध्यमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन जिसे बोलते हैं। मुदालियर आयोग द्वारा की गई कुछ प्रमुख सिफारिशें क्या थीं? तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, 51 का डी। गणित विज्ञान की रानी है, सबको पता होगा, गॉस ने बोला था ये चीज। कोठारी आयोग का संबंध किस रिपोर्ट से है? तो कोठारी आयोग का संबंध किस रिपोर्ट से है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक सेकेंड, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट। कोठारी आयोग ने शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनिवार्य। निम्नलिखित में से एक विज्ञान की विशेषता नहीं है, तो इसका हो जाएगा विषयपरकता, सब्जेक्टिविटी।
कोठारी आयोग ने पाठ्यक्रम में किन विषयों को शामिल करने की वकालत की? तो इसको देखते हैं बाद में। अगला देखते हैं, सामाजिक विज्ञान के विकास पर जोर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक अनिवार्य पहलू है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छात्र सशक्तिकरण यानी स्टूडेंट एम्पावरमेंट। समावेशी शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सभी शिक्षार्थियों के लिए समान पहुंच। STEM का मतलब क्या है? STEM तो ये फुल फॉर्म है आपकी, इसे बाद में देखते हैं। इन लोको पेरेंटिस का शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा इन लोको पेरेंटिस का हो जाएगा स्कूल प्रशासन में माता पिता की भागीदारी, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करना। शिक्षा में सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों का क्या महत्व है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक भावनात्मक विकास को बढ़ाना। अगला देखते हैं, व्यावसायिक शिक्षा का प्राथमिक फोकस क्या है, यानी कि प्राइमरी फोकस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। तो इसका हो जाएगा व्यवहारिक कौशल और करियर की तैयारी। विद्यालय प्रबंधन प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, स्कूल के वित्त और संसाधन का प्रबंध करना। छात्र नेतृत्व वाले सम्मेलनों का क्या महत्व है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्र अपने सीखने का स्वामित्व लेते हैं। आवश्यकता सिद्धांत के अनुसार, यानी कि हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन मौलिक मानवीय आवश्यकता नहीं है? तो इसका हो जाएगा मौद्रिक जरूरतें, ठीक है, मॉनेटरी नीड। देखिए जो मौद्रिक होती है वो आपकी पैसे से रिलेटेड होती है। अगर हम वही बात करें किसकी, मुद्रित की, तो प्रिंटेड होती है। आवश्यकता सिद्धांत में प्रेम और अपनेपन और सामाजिक संपर्क की आवश्यकता को किस में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोशल नीड। आवश्यकता सिद्धांत के अनुसार उच्च स्तरीय आवश्यकताओं की ओर बढ़ाने से पहले किस स्तर की आवश्यकताओं को पहले संतुष्ट किया जाना चाहिए? तो सबसे पहला स्टेप्स होता है हायरार्की ऑफ नीड की थ्योरी में, अब्राहम मैस्लो की में, फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी शारीरिक आवश्यकताएं, खाना पीना सोना। शैक्षिक संबंध में मानसिक स्वच्छता का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भावनात्मक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाना। आवश्यकता सिद्धांत में, ठीक है, हायरार्की ऑफ नीड में व्यक्तिगत विकास, आत्मसंतुष्टि और अपनी क्षमता तक पहुंचने की इच्छा जुड़ी हुई है। तो किससे? आत्मबोध की आवश्यकता। कोठारी आयोग ने किस मूल्यांकन प्रणाली को लागू करने की सिफारिश की? तो CCE यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन। आवश्यकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा आवश्यकता का उदाहरण है? तो वित्तीय सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी। सम्मान, मान्यता और सकारात्मक आत्म छवि की आवश्यकताओं में निम्न में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम्मान की जरूरत है। शिक्षा में मानसिक स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, आवश्यकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मानव व्यवहार के लिए प्राथमिक प्रेरणा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि। स्थिरता, व्यवस्था और पूर्वानुमेयता की आवश्यकता जुड़ी हुई है। तो इसका हो जाएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, आत्मबोध की आवश्यकता। विद्यालय स्तर पर अनुशासन तैयार करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण और सीखने के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करना। अगला देखते हैं, अनुशासन तैयार करने के प्रतिमान में स्पष्ट अपेक्षा स्थापित करने का क्या महत्व है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार और शैक्षिक प्रदर्शन के लिए स्पष्ट नियम और मानक निर्धारण करना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अनुशासन निर्माण की प्रतिमान की आवश्यकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक संरचित और व्यवस्थित सीखने का माहौल प्रदान करना। अगला देखते हैं, अनुशासन तैयार करने के प्रतिमान का छात्र जवाबदेही में कैसा योगदान देता है? ऑप्शन नंबर सी, आवश्यकता सिद्धांत के अनुसार ज्ञान, समझ और बौद्धिक उत्तेजना की आवश्यकता को किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो इसको कॉग्निटिव नीड, संज्ञानात्मक आवश्यकताएं। निम्न में से कौन सा अनुशासन निर्माण के प्रतिमान का एक अनिवार्य तत्व है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
अगला देखते हैं, विषयों को तैयार करने का प्रतिमान छात्रों के सीखने और विकास में कैसे सहायता करता है। तो उसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आवश्यकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस आवश्यकता को विकास की आवश्यकता माना जाता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए फिजियोलॉजिकल नीड। सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान की अवधारणा का तात्पर्य है। तो ऑप्शन नंबर बी। आवश्यकता सिद्धांत में कमी की आवश्यकता की अवधारणा का तात्पर्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी। आवश्यकताएं जो तब महसूस होती हैं जब वे पूरी नहीं होती हैं, उनमें कमी होती है। 10+2 शिक्षा नीति 2020 का नया पैटर्न क्या है। तो आप सबको पता होगा कितना, 53-34, ऑप्शन नंबर बी। नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसकी है, कोलबर्ग की। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति स्कूली पाठ्यक्रम में अनुशासन चुनौतियों का समाधान करने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर बी। छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना। स्कूल के माहौल का कौन सा पहलू पाठ्यक्रम में अनुशासन को प्रभावित कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अनुशासन क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अनुशासन में शैक्षिक अनुशासन की विशेषता कौन सी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, स्कूल के विषय क्या हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के 4 स्तंभों का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अनुशासन की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन नंबर डी। अंतर विषय शिक्षण क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विभिन्न अनुशासनों में एकत्रित सामग्री मामला किसमें विशिष्ट पहचान बनाए रख सकती है, यानी कि गैदर्ड फ्रॉम डिसिप्लिन में रिटर्न टू डेस्क। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शैक्षिक अनुशासन। अगला देखते हैं, अंतर विषयक शिक्षा और बहुविषयक शिक्षा वृद्धि करती है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, और यानी मौलिक सोच में। तो ये थे आपकी BD 105 यानी कि पेपर नंबर 5 की आंसर की। तो आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।